गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को फिर से इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। इतिहास में हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है ईंट मनके तथा अस्थियां, जिन्हें हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रथम अध्याय को मैंने दो भागों में आप सभी को पढ़ाया था, भाग ओ भाग बो। भाग ओ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा करके लघु प्रश्न उत्तर करा दिया था और भाग बो को भी काफ़ी अच्छे से समझा करके लघु प्रश्न करा दिया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम दीर्घ प्रश्न उत्तर कराने के लिए जा रहा हूँ। चूँकि प्रथम अध्याय को मैंने फ्री रखा है, इसलिए प्यारे बच्चों आपको मैंने लघु प्रश्न उत्तर में MVVI और VVI प्रश्न आपको बताया था। ठीक है, इसलिए दीर्घ प्रश्न उत्तर में भी मैं आप सभी को MVVI और VVI प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि प्रथम अध्याय आपको फ्री है। आगे का अध्याय में यदि आप MVVI VVI प्रश्न को जानना चाहते हैं, PDF फाइल में नोट्स आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्स को। हमारे पेड कोर्स का फ़ी पूरी साल भर का पाँचों विषय का आपको 1500 रुपये है, जिसमें आपको सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, नोट्स, क्वेश्चन आंसर में MVVI VVI चिन्हित किए जाएंगे। सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन देकर के रिवीजन भी आपको करवाए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए हैं। वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे कक्षा 12वीं का एग्ज़ाम 8 से 2023 में देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों दीर्घ प्रश्न उत्तर का हमारा जो पहला प्रश्न निकल कर के आता है, पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है आपका, यह प्रश्न आपका MVVI प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? MVVI। अर्थात इस पूरे अध्याय में दीर्घ में यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इसलिए प्यारे बच्चों इस प्रश्न को घोर करके पी जाना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को घोर करके पी जाना है। इसलिए अब हम आते हैं इसके उत्तर पे। हालांकि प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को नगर निर्माण की विशेषता को काफ़ी अच्छे तरीके से लेक्चर की क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। यदि आप लेक्चर की क्लास को नहीं अटेंड किए हैं तो कृपया जा करके आप उन वीडियो को सर्वप्रथम आप देख लें, जिससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता था उसका नगर निर्माण। क्या था? तो प्यारे बच्चों आपको नगर निर्माण ही था। ठीक है, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में प्यारे बच्चों जो नगर बनाया जाता था वह आपको योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था। किससे? तो प्यारे बच्चों योजनाबद्ध तरीके से। अर्थात पहले योजना, दुर्ग में योजना होती थी, योजना के आधार पर नगर को बनाया जाता था। नगर निर्माण में चारों तरफ किला बंद किया जाता था, यानी चार दीवारी से घेर दिया जाता था। घेरने के बाद सीधी सीधी सड़कें बनाई जाती थी, सड़कों के किनारे नालियाँ बनाया जाता था। सभी नगर में ये नाली का और सड़क का जाल बिछा हुआ था। नगर में एक मंजिला, दुई मंजिला तथा बहुमंजिला इमारत था। नगर दो भागों में विभक्त था, एक तो ऊपरी टीला, दूसरा निचली टीला। ऊपरी टीला में यानी ऊपर में आपको अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, जबकि नीचे में आपको निम्न वर्ग के लोग आपको रहा करते थे। ठीक है, इस प्रकार से मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया था। हर नगर में स्नानागार, अन्नागार पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। मैंने अन्नागार के बारे में स्पेशल बताया था, स्नानागार के बारे में बताया था। ठीक है, तो ज़्यादा ना बताते हुए डायरेक्टली हम लोग प्रश्न उत्तर पर आते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हड़प्पा संस्कृति, आप संस्कृति कहिए या सभ्यता कहिए, बात आपका बराबर है। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रथम विशेषता नगर योजना ही है। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से समुचित नगर निर्माण का पता चलता है। अर्थात जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुआ, मैंने बताया था कि हड़प्पा में 1921 और मोहनजोदड़ो को 1922 ईस्वी में खुदाई हुआ था। ठीक है, तो खुदाई में जो भी हमको अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर
उनके आधार पर समुचित नगर के बारे में आपको पता चलता है, नगर निर्माण के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसका निर्माण एक सुनिश्चित योजना के आधार पर किया गया था, यानी नगर का जो आपको नगर जो भी बनाया जाता था वो सुनिश्चित योजना के आधार पर आपको बनाया जाता था। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दो टीले मिले, पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग आपको स्थित था। क्या स्थित था? प्यारे बच्चों, दुर्ग। मैंने आपको बताया था कि दुर्ग किसे कहते हैं। दुर्ग में बेसिकली शासक वर्ग के लोग रहा करते थे। दुर्ग में अस्त्र और शस्त्र रखे होते थे। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको दुर्ग के बारे में समझाया था। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है इस प्रकार, हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषता। ठीक है, अब इसका जो प्रमुख विशेषता है वो आपको इस प्रकार है। पहला हो जाएगा सड़क। सड़क को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था। स्नानागार को भी मैंने बताया था। दूसरा स्नानागार है, तीसरा अन्नागार है, चौथा जल निकास प्रणाली है, और प्यारे बच्चों आपका पांचवा आवासीय भवन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन सभी पॉइंट को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बारीकी से समझाया था। इसलिए प्यारे बच्चों मैं आपको रीडिंग दे करके हल्का सा लाइटली आपको समझा करके मैं ये समझाते हुए आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है लेक्चर में मैंने समझाया, लघु में मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब दीर्घ में है। तो सड़क के बारे में मैंने आपको कहा था कि मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उनकी सड़कें थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात सीधी सीधी होती थी, तो जहाँ सड़क मिलती थी तो समकोण बन जाती थी ऑटोमेटिक। ठीक है, जिसके कारण नगर कई खंडों में विभक्त हो जाता था। सड़कें मिट्टी की बनी थी, लेकिन कहीं कहीं पर ईंटों के अवशेष भी पाए गए। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ईंटा का अवशेष भी आपको पाया गया, और जो ये जो ईंटा जो होता था आपको धूप में पका हुआ होता था। ठीक है, सड़कों की साफ सफाई की समुचित व्यवस्था थी, अर्थात जो सड़क था, सड़क को साफ सफाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता था। ऐसा नहीं था कि सड़क को बना करके आपको छोड़ दिया जाता था। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट है स्नानागार। स्नानागार के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा यानी विशाल स्नानागार आपको मोहनजोदड़ो में आपको मिला। ठीक है, तो देखिए मोहनजोदड़ो का एक सार्वजनिक स्थल स्नानागार था। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा था मोहनजोदड़ो में, मैंने बताया था। वह 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट आपको गहरा था। ठीक है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, यानी सीढ़ियां बनाई गई हैं। स्नानागार में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपको जल निकास प्रणाली थी वो काफ़ी आपको अच्छी थी। तीसरा आपका पॉइंट है हड़प्पा के ये अन्नागार। ठीक है, अन्नागार को भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को बताया था। तो हड़प्पा के नगरों में अन्नागार भी मिले, जहां अनेक प्रकार के अन्न रखे जाते थे। ठीक है, अन्नागार को मैंने काफ़ी अच्छे से लघु में भी मैंने आपको समझाया। अधिक समझना है तो लघु प्रश्नोत्तर को आप देख सकते हैं, या उससे भी अधिक समझना है तो लेक्चर के वीडियो को आप देख सकते हैं। जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली को भी मैंने लघु और लेक्चर दोनों में आपको समझाया। तो मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में कुएं और स्नानागार होते थे। पानी छोटी नालियों से मिलकर बनी बड़ी नालियों में जाता था, मैंने आपको बताया था। सड़कों के दोनों किनारे नालियाँ बनी थी। नालियाँ पत्थर अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था तथा समय समय पर नालियों की साफ सफाई की जाती थी। ठीक है, इसे भी मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था, इसलिए ज़्यादा बताना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे मैं आता हूँ आवासीय भवन। मैंने आवासीय भवन के भी बारे में आपको लेक्चर की क्लास में मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में जितना भी प्यारे बच्चों आपको घर मिला, सारा का सारा घर आपको ईंट का आपको बना होता था, ईंट और मिट्टी का बना होता था। कहीं भी पत्थर का इस्तेमाल आपको नहीं होता था। आपके ऑब्जेक्टिव में भी कई बार यह प्रश्न आपको पूछता है। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता में घर बनाने के संदर्भ में किसका प्रयोग नहीं होता था? उत्तर हो जाएगा पत्थर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा नगर के भवन मिट्टी तथा ईंटों के बने थे, जिसमें आंगन के चारों ओर कमरे, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां तथा रोशनदानी की व्यवस्था थी। भवन एक मंजिला, द्वि मंजिला और कहीं कहीं बहुमंजिला भी थी। यानी कि जो भी आपका भवन था, चाहे हड़प्पा में हो, लोथल में हो, मोहनजोदड़ो में हो, एक महल दो महल तो आम बात है, आपको मिल जाता था।
लेकिन कहीं कहीं 3 महल का भी घर देखने को मिला। यह 3 महल का घर आपको ज़्यादातर लोथल में आपको देखने को मिला था। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर स्थल भवन, सड़क, नाली, स्नानघर इत्यादि व्यवस्थित रूप से नगर नियोजन प्रणाली के अनुसार बनाई आपको गई थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका जो पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका हो चुका है। यह प्रश्न आपका MBBI आपका प्रश्न है। ठीक है, सेकेंड यानी कि दूसरा, प्यारे बच्चों दूसरा जो आपका जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। ठीक है, ये प्यारे बच्चों आपको VBI प्रश्न है। धार्मिक भी काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में ये आपको पूछा जाता है। धार्मिक जीवन को लेक्चर की क्लास में मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है, डायरेक्टली हम लोग इस पर आते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों में हमें किसी मंदिर, देवालय अथवा पूजा गृह के चिन्ह नहीं मिले हैं। ठीक है, जिसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हो सके। यानी कि जो देवालय है, मंदिर है, पूजा गृह, इनके चिन्ह हमको नहीं मिले हैं, जिस कारण हमें स्पष्ट रूप से हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सका है। ठीक है, फिर भी हम एक अनुमान के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। शिव की पूजा, हड़प्पा सभ्यता में शिव की पूजा आपको होता था। कारण यह था कि जो मुहर था, मुहर में एक पालथी मारे हुए एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका 3 सिंह था। माना गया है कि वह आपको शिव होगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से कुछ लिखना है। शिव की पूजा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर अंकित एक देवता को शिव माना जाता है। यह देवता पालथी मारे हुए है। देवता में शिव की पूजा विशेष थी। देवता में शिव की पूजा प्यारे बच्चों आपको विशेष थी। ठीक है, ये जो पालथी मारे हुए थे इनका 3 सिंह था। ठीक है, और इतिहासकारों ने कहा कि यह निश्चित ही शिव भगवान का मूर्ति है, यानी फिगर है। इस प्रकार से यहाँ शिव का जो पूजा पर्याप्त रूप में होता होगा। ठीक है, और देवताओं में शिव का पूजा आपको विशेष था। दूसरा है मातृ देवी की उपासना। मैंने आपको कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वह स्वरूप आपको मातृ सतात्मक था, अर्थात माता क्या करती थी, तो माता घर को आपको चलाती थी, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए हड़प्पाई स्थलों से भारी संख्या में स्त्री की मिट्टी की बनी मूर्तियां मिली, अथवा माना जाता है कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी, अर्थात माँ की पूजा की जाती थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वृक्ष पूजा। मैंने आपको कहा था कि हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष का पूजा होता था, खास करके वैसे वृक्ष का पूजा होता था जो ज़्यादा आपको हवा देता था, यानी ऑक्सीजन देता था, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। हड़प्पाई पीपल, बरगद तथा नीम आदि वृक्षों की पूजा किया करते थे। ठीक है, यानी कि हड़प्पाई लोग जो है आपको पीपल, बरगद तथा नीम आदि वृक्षों की पूजा आपको किया करते थे। डी आपका है जादू टोना में विश्वास। यह आपको माना जाता है कि जो लोग भगवान में जितना विश्वास रखते हैं उतना ही भूत प्रेत में ही आपको विश्वास रखते हैं। तो भूत प्रेत के निवारण के लिए लोग जादू टोना आपको करते हैं। ठीक है, इसलिए जादू टोना को मानते ही मानते हैं, इसलिए हड़प्पा वासी जादू टोना में आपको विश्वास आपको रखते थे। तो उत्तर हो जाएगा सिंधु सभ्यता के लोग जादू टोने और भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है अग्नि तथा जल पूजा। ठीक है, तो इसको डैश देकर के आपको लिखना है प्रत्येक घर में अग्निशाला और स्नानागार के अवशेष मिले। इससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग अग्नि तथा जल की पूजा किया करते थे। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन उपरयुक्त, यानी ऊपर जो दिया गया है वह आपका है। ठीक है, तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आपको दूसरा पॉइंट आपका हो गया, धार्मिक जीवन आपका हो गया। इसलिए अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न आपका सामान्य प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आपको वर्णन करें। मैंने आप सभी को सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थिति को मैंने आपको बताया था। सामाजिक जीवन को मैंने बताया था, आर्थिक जीवन को मैंने अलग अलग पॉइंट करके मैंने आपको बताया था। सामाजिक के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है प्यारे बच्चों, वह आपको 4 भागों में बटा हुआ था। विद्वान, योद्धा, व्यवसाय और कामगार। ठीक है, मैंने आपको 4 आपको बताया था। एक पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यवसाय
और चौथा है आपका कामगार। ठीक है, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं मनोरंजन के लिए शतरंज, पासा, यानी जो घर में जो ज़्यादातर जो खेल होता है उस खेल को खेला आपको करते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों को लड़ाते थे, संगीत और नृत्य किया करते थे। भोजन की यदि मैं बात करूं, वे लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, लेकिन शाकाहारी पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते थे। ठीक है, फल और सब्जियां भी वे लोग खाते थे। ठीक है, दूध और दूध से बनी हुई अनेक सामग्रियों का भी वे लोग काफ़ी व्यापक तौर पर से आपको इस्तेमाल किया कर। इस प्रकार से काफ़ी अच्छे से मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार आर्थिक जीवन के अंतर्गत मैंने आपको कृषि से संबंधित, पशु से संबंधित, उद्योग से संबंधित अनेक चीज़ों की जानकारी आपको मैंने दिया था। तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आपको 2 पॉइंट आपको कर देना है। पहला पॉइंट आपका हो गया सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन पॉइंट मैंने इसलिए कर दिया कि मान के चलिए कि यदि आपको हड़प्पा सभ्यता का सिर्फ आपको सामाजिक जीवन के बारे में पूछेगा तो आपको बस सामाजिक यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट बाय पॉइंट कर दिया। एक तो सामाजिक कर दिया और एक मैंने आर्थिक मैंने आपको कर दिया। ठीक है, तो सामाजिक जीवन के बारे में कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन काफ़ी उन्नत था। ठीक है, उन्हें आधुनिक जीवन की सुख सुविधा प्राप्त थी। इस सभ्यता के लोग शिक्षित थे और लेखन कला का भी ज्ञान प्राप्त था। लेखन कला का क्या था प्यारे बच्चों? ज्ञान प्राप्त था, लेकिन इनके लेखन को आज तक हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त अवशेषों से मालूम पड़ता है कि समाज 4 भागों में बटा हुआ था: विद्वान, योद्धा, व्यवसाय और श्रमिक। श्रमिक का वही हो गया आपको कामगार। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों का भोजन सादा और पौष्टिक था। फल तथा विभिन्न तरह के सब्जियां भी इनके भोजन में शामिल था। ये दूध और दूध से बनी सामग्रियों का भी प्रयोग किया करते थे, जैसे दही हो गया। ठीक है, दही किससे बनता है? तो दूध से ही बनता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। सिंधु सभ्यता के लोगों को नाचने गाने का भी शौक था। वह घर में खेले जाने वाले खेलों को अधिक पसंद करते थे और इसके अतिरिक्त जुआ खेलना, पासा खेलना, पशु पक्षियों को लड़ाना इनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। मैंने लेक्चर की क्लास में काफ़ी अच्छे से इन सभी पॉइंटों को मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन में पशुपालन, व्यापार तथा कृषि शामिल था। उस समय सिंधु सभ्यता काफ़ी उपजाऊ थी। ठीक है, और उन दिनों सिंधु नदी के सिंधु प्रदेश का वरदान समझा जाता था। यहाँ के लोग गेहूँ, राई, मटर इत्यादि की खेती करते थे। मैंने कुल मिलाकर के 9 फसल का नाम मैंने आपको दिया था कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य तौर पर से 9 फसल हुआ करता था। लेक्चर की क्लास में मैंने आपको बताया था गेहूँ, राई, मटर, कपास, खरबूज। ठीक है, उम्मीद है कि आपको याद होगा। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है। पशुपालन सिंधु सभ्यता के लोगों का कृषि के बाद दूसरा स्थान था, यानी पहले कृषि और दूसरे नंबर पर पशुपालन था। यहाँ के लोग बैल गाय, यहाँ पर कोमा आ जाएगा, बैल गाय, भैंस, बकरी, सुअर आदि पालते थे। मोहनजोदड़ो तथा लोहतर से प्राप्त मूर्तियों से घोड़ा का भी संकेत मिलता है, लेकिन बहुत इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़ा का जानकारी आपको नहीं था। ठीक है, ये बात मैंने आपको लेक्चर में भी कहा था। सिंधु सभ्यता के लोग वस्तु विनिमय करते थे। वे तैयार माल के बदले पड़ोसी देशों से धातु प्राप्त करते थे। अब धातु में क्या? सोना, चांदी, लोहा प्राप्त करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि लोहा उस समय पता नहीं था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 3 प्रश्न आपका हो चुका है, इसलिए अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा आपका प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। क्या प्रश्न है? हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। ये भी आपका समान पॉइंट है। प्यारे बच्चों आपको गौर करना है, पहला जो पॉइंट है यहाँ भी विशेषता पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता, लेकिन यहाँ आपको नगर निर्माण की विशेषता पूछ रहा है, और जबकि इस प्रश्न में हड़प्पा सभ्यता यानी कि पूरा का पूरा सभ्यता का विशेषता पूछ रहा है। चौथे प्रश्न में हड़प्पा सभ्यता का विशेषता पूछ रहा है, जबकि पहले प्रश्न में नगर नियोजन का विशेषता पूछ रहा है। तो नगर नियोजन का विशेषता में मैंने क्या देखा? स्नानागार, अन्नागार, सड़क, नाली, भवन, इन सभी को। जबकि हड़प्पा सभ्यता का विशेषता, एक तो हम लोग नगर निर्माण देखेंगे, दूसरा वहाँ का व्यापार देखेंगे, तीसरा धर्म देखेंगे, और चौथा आपको सामाजिक जीवन देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है।
हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मैंने आपको बताया था कि 4 प्राचीन सभ्यता है, 4 में से एक है हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के अवशेष सिंधु घाटी के नदी के आसपास मिली, इस कारण इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इसकी विशेषता इस प्रकार है। पहला है नगर निर्माण योजना, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता अपनी योजना तथा भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। सभी बड़े नगर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बने थे, इसको समझ गए। नगरों का अपना अपना दुर्ग था जिसमें शासक वो वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ था तथा इसमें बड़े पैमाने पर पकाए गए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। खुदाई में प्राप्त नगर निर्माण योजना की विशेषता इस प्रकार थी। सड़कों का प्रबंध, नालियों का प्रबंध, 2 स्तरीय नगर, सार्वजनिक स्नानागार, अन्नागार इत्यादि। ये सभी तो समझ ही गए होंगे। इसलिए अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है सिंधु निवासियों का मुख्य पेशा व्यापार था। क्या था? तो प्यारे बच्चों व्यापार था, ठीक है। लोथल में समुद्री व्यापार हेतु बंदरगाह के अवशेष मिले। लोथल कहाँ है? तो प्यारे बच्चों गुजरात में। इस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था, संभवतः वस्तु विनिमय व्यापार ही होता था। तीसरा आपका पॉइंट है धर्म। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से सिंधु घाटी के निवासियों का धार्मिक जीवन के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ मातृ देवी की पूजा सर्वश्रेष्ठ थी। मैंने आपको बताया था कि मातृ देवी की पूजा सर्वश्रेष्ठ क्यों थी, ठीक है। मातृ देवी की पूजा के साथ पशु, अग्नि एवं वृक्षों की पूजा की जाती थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस काल में जादू टोना का प्रचलन था। लोथल तथा कालीबंगा में हवन कुंड के अवशेष मिले। इसे भी काफ़ी आप अच्छे तरीके से समझिए न गए होंगे, ज़्यादा समझाने की जरूरत आपको नहीं है। इसलिए अब हम आते हैं चौथे प्रश्न में। चौथा पॉइंट है हड़प्पा सामाजिक जीवन, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई थी। उनका सामाजिक जीवन सुखी और सुविधापूर्ण था। हड़प्पा सभ्यता में परिवार मातृसत्तात्मक था। स्त्री और पुरुष समान रूप से आभूषण पहनते थे। मैंने लेक्चर की क्लास में आपको बताया था। मनोरंजन के लिए नृत्य और संगीत किया करते थे। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उपर्युक्त विशेषता थी, ठीक है। प्यारे बच्चों पांचवा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन। मैंने आपको इसे लघु में भी लिखाया, दीर्घ में भी आपको यह प्रश्न आपको पूछता है। तो दीर्घ में पूछेगा तो इतना पूरा आपको लिख देना है। जो लघु में उत्तर था वही आपको दीर्घ में ही आपको लिख देना है। तो यदि आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारणों का वर्णन करें, या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें, या हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका MBVI प्रश्न है। यह प्रश्न इस वर्ष 100% आएगा, यानी कोई नहीं काटेगा, ब्रह्मा जी भी नहीं काटेंगे, ठीक है। ब्रह्मा जी भी नहीं काटेंगे। आप कॉपी में अभी ही लिख लो कि मुकेश सर ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इस वर्ष बिहार बोर्ड 2023 में आ रहा है। ये प्रश्न आएगा ही आएगा, फुल चैलेंज के साथ मैं आपको कहता हूँ, ठीक है। जिस प्रकार मैंने पिछले वर्ष आपको कहा था उसी प्रकार इस वर्ष मैं आपको कह रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको आएगा। जो बच्चे इस प्रश्न को यदि रट लेते हैं उसका या तो 2 नंबर या तो 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। या तो लघु में आए या तो दीर्घ में आए, यह प्रश्न आएगा ही आएगा। इसलिए फुल गारंटी के साथ यह प्रश्न आएगा। इस प्रश्न को गौर करके पी जाना है, ठीक है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था। आज चूँकि मेरे पास समय नहीं है, अभी कुछ दिक्कत हो गया है मेरे साथ, इसलिए समय नहीं है। इसलिए आज मैं आपको स्पीड में ही आपको समझा रहा हूँ। आप सभी बच्चों को भी लग रहा होगा कि सर आज जैसे तैसे समझा रहे हैं, स्पीड में समझा रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि इस प्रश्न को मैंने लघु में काफ़ी अच्छे तरीके से मैं समझा दिया था, इसलिए मैं दोबारा आज मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा सिस्टर आज बीमार है, ठीक है। खैर मैं आपको बता देता हूँ, बस रीडिंग में आपको मार देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। पतन के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का एक मत नहीं है, बल्कि अलग अलग है। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्न कारणों से हुआ होगा। पहला बाढ़, दूसरा महामारी, तीसरा वायु आक्रमण, चौथा जलवायु परिवर्तन। इन सभी पॉइंट को मैंने लघु में काफ़ी अच्छे से समझाया, लेक्चर में भी काफ़ी अच्छे से समझाया। इसलिए आप पुरानी वीडियो में आप सभी को देख लीजिएगा। आज थोड़ा सा समय नहीं है, इसलिए मैं माफ़ी में चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छे से इसको मैं नहीं आपको बता पाया, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले क्लास में आपको बता दिया था, ठीक है। हालांकि आज मैं आपको आज ही वस्तुनिष्ठ मैं आपको समझाने वाला था, इसलिए मैंने PDF फाइल में भी आपको दे रखा था।
तो प्यारे बच्चों, वस्तुनिष्ठ मैं आपको चाहता हूं कि काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझाऊं, इसलिए आज मैं इसे छोड़ देता हूं। आज कुछ ज़रूरी काम है, ठीक है। तो आज आपका जो शेष जो क्लास है, जैसे इंग्लिश का, होम साइंस का, आपको नहीं आना हो पाएगा। होम साइंस का PDF फाइल मैं आपको आज रात में 11-12 बजे तक मैं आपको प्रथम अध्याय का कंप्लीट लघु दीर्घ वस्तुनिष्ठ मैं आपको PDF फाइल में सेंड कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।